आसियान के शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसका कि 47वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ है। तिमोर लेस्टे इसका 11वां सदस्य बना है और तिमोर लेस्टे ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के बीच में अवस्थित है। अब देखिए, तिमोर लेस्टे एक छोटा सा देश है, फिर भी इसको आसियान का सदस्य बनाने के पीछे तवज्जो देने की क्या जरूरत है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी पूरा देश है, ऐसा बहुत सारे देश हैं उसके सदस्य हैं, लेकिन एक छोटा सा देश अगर उसका सदस्य नहीं है तो वह देशों के अड्डे का, दुश्मन के लिए अड्डे का काम कर सकता है। और यही काम कर सकता था तिमोर लेस्टे, इसके लिए आसियान के लिए, क्योंकि आसियान है इसका कॉलेक्टिव है मोटो है, यानी कि पूरे देश जो क्षेत्र है हमारा आसियान का क्षेत्र, उस पूरे आसियान क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के आसियान शिखर सम्मेलन किया जाता है। अगर तिमोर लेस्टे को नहीं बनाया जाता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, ये दुश्मन देश का अड्डा बन सकता था। इसीलिए इसको तवज्जो देने की जरूरत पड़ी और साथ ही साथ तिमोर लेस्टे का भी विकास होगा, इसको देश के रूप में मान्यता मिलती रहेगी, इनकी जो संप्रभुता है तो वो भी इनका मजबूत होगा। इस वजह से तिमोर लेस्टे को 47वां शिखर सम्मेलन में सदस्य बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि रेपो दर हमारा 1 अक्टूबर 2025 में 5.5%, उससे पहले 7 फरवरी 2025 तक ये 6.25% था और उसको घटा करके 1 अक्टूबर 2025 में 5.5% कर दिया गया। अब देखिए, ये जो 6.5% था रेपो रेट, ये 2 साल से नहीं बदला था, लेकिन इसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को 5.5% कर दिया गया। देखिए, रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई किसी बैंक को अगर ऋण देती है तो बैंक को अगर 100 रुपीज ऋण देती है तो उसमें 5.5 रुपीज वो उसका इंटरेस्ट लेगी, वही इंटरेस्ट का दर है, इसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो देखिए, अभी तक क्यों रुका हुआ है कि अब जो है 1 अक्टूबर तक 7 फरवरी से 6, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है 2 बार से। इसकी क्या वजह है, 5.5 ही है, उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि नए जो आंकड़े आने वाले हैं उसका इंतजार आरबीआई कर, तभी इसको घटा करके 5.5 से 4.5 करना है या 3.5 करना है, जो भी वो नए आंकड़े आर्थिक विकास के मिलेंगे तभी हो सकता है ये काम। अब हम देखते हैं कि रिवर्स रेपो दर ये 3.35 बना हुआ है और बैंक दर 5.75 ये भी हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये 5.25% बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि रेपो दर क्या था, ये तो हम समझ ही गए कि जो है आरबीआई दूसरे बैंक को ऋण देती है। अब हम इसमें से देखेंगे कि अस्थायी जमा सुविधा, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए आरबीआई क्या करती है, बिना कोई गारंटी का, ठीक है, जमा देती है, ठीक है, आरबीआई में जमा देती है, इसको जमा की सुविधा कहते हैं, यानी जमा सुविधा है, ठीक है। तो ये बिना गारंटी का होता है, इसी को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। ये 5.25 है। अब देखिए, सीमांत अस्थायी सुविधा दर क्या होता है कि ये सीमांत जैसे ही होता है, समझे कि एकदम शॉर्ट पीरियड में, आपातकाल में के लिए, रात भर के लिए जो आरबीआई के पास दर जमा होता है उसी को हम सीमांत अस्थायी सुविधा दर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जीडीपी का जो वृद्धि दर है वो हमारा 25 और 26 में एनएसओ कितने लगाते हैं, 6.5%, लेकिन आरबीआई क्या कहता है कि चांसेस है 6.8% होने का, यानी 3% ज्यादा होने के चांसेस है। उसके क्या वजह है, उसकी यह वजह है कि जीएसटी में जो ऐतिहासिक कटौती हुई है उससे वृद्धि बढ़ने के चांसेस है और इस वजह से आरबीआई उसको 6.8% कहना चाह रहा है, लेकिन एनएसएसओ क्या किया है 2025-26 में
6.5 बताता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितने हैं। अप्रैल में हमारा 4.4% था, और SDR ये कि 18% है, ये बढ़ता इतना ही है 18%, काफी दिनों से 18% ही है। और ये संबंधित जो है तरलता अनुपात होता है SLR, जिसमें कि क्या होता है कि सामाजिक रूप से उतना आपको कैश बैंक को रखना ही पड़ता है, उतना धन अपने पास मतलब सांविधिक रूप से रखना ही पड़ता है, वो 18% बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है। ठीक है, बात करेंगे 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक मिशन बनाया गया। एक्चुअल में भारत दलहन का उपभोक्ता और उत्पादक दोनों विश्व में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, इसके लिए हमें आयात करना पड़ता है। उस आयात को जीरो करना है, हमें आयात नहीं करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, और इसीलिए यह मिशन चलाया गया है 2025 से लेकर के। एक्चुअल में आयात इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो दाल है वही प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, और एक अच्छी आबादी यानी पॉपुलेशन को दूर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जरूरी है। अब हम देखते हैं गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2026 से 27 2585, ठीक है, और ये 2025 से 26 में 2425 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 2025-26 में कितना था, 2425, और ये हमारा जो है 2026-27 में हो गया 2585, यानी इसका मीन हो गया 2 और 6 और 100। और चने की लागत जो है वो 3699 प्रति क्विंटल 2026-27 में ये न्यूनतम। ठीक है, अब हम देखते हैं GDP की ओर नजर करते हैं तो 6.5% ये हमारा विश्व बैंक ने भविष्यवाणी किया है कि इंडिया की जो GDP है वो 25 से 26 में कितनी है, 6.5% का इंक्रीमेंट यानी आर्थिक वृद्धि है 6.5%। शुरू में ये विश्व बैंक है यही 6.3% का लगाया, लेकिन क्या देखा 2025 का जो पहला तिमाही था उसमें 7.8% के साथ यानी ज्यादा हो गया। एक्चुअल में 6.3% था, और पहली ही तिमाही यानी पहले 3 महीने में ये 7.8% हो गया, ज्यादा वृद्धि दर हो गया। इसीलिए विश्व बैंक ने इसको बढ़ा करके 6.5 कर दिया, 6.3 से ज्यादा, यानी इनका ये है कि अब जो आर्थिक वृद्धि दर होगी विश्व बैंक के हिसाब से भारत की वो 6.5%। ठीक है, इसके लिए एक दो और लॉजिक दिया गया है, जन्म दिया गया है कि ये 6% से जो है 6% से ज्यादा होने के पीछे, 6.3 से भी ज्यादा होने के पीछे ये क्या है कि मजबूत घरेलू खपत हुआ, लोग जो है घरेलू परचेजिंग पावर बढ़ा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि, इन सब चीजों के होने से आर्थिक समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि 26-27 में फिर घटा करके इसको 6.3% कर दिया जा रहा है आर्थिक समृद्धि। 2025-26 के लिए 6.3 था, जिसको बढ़ा के 6.5 किया, लेकिन 26 से लेकर के 27 के उसके अगले साल ये फिर घटा देती है। घटा देने के पीछे रीजन क्या है, रीजन यह है कि 3/4 निर्यात पर अमेरिका टैरिफ लगा देता है 50%। अब टैरिफ लगा देगा तो उस वजह से क्या होगा कि आर्थिक वृद्धि हमारी कम होगी, निर्यात कम होगा, इस वजह से इसको 2 पॉइंट घटा दिया, यानी 6.5 से 6.3 कर दिया है 26-27। और उसी के हिसाब से दक्षिण एशिया का भी ग्रोथ जो है
कम कर दिया गया है। जो अनुमान है कि 2026 में पूरे दक्षिण एशिया का जो ग्रोथ है, जो आर्थिक वृद्धि है, वो कम होगी। उसके पीछे लॉजिक दिया गया है कि व्यापार में रुकावट, दूसरा एआई, जो एआई है उसकी भी चुनौतियों का प्रभाव पड़ रहा है आर्थिक। अब हम देखते हैं फोर्ब्स, जो एक वाणिज्यिक पत्रिका है, उसके हिसाब से मुकेश अंबानी एशिया के पहले नंबर के अमीर है। ठीक है, वो 105 बिलियन डॉलर, ठीक है, इससे थोड़ा कम है। और ये है 92 बिलियन डॉलर, ये है गौतम अडानी, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और फिर इससे बहुत ज्यादा कम है 40.2, ये 92 था, ये 40.2, यानी ये काफी कम है। साबित्री इंधन इसमें तीसरे